हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ला लर्निंग पॉइंट में। जैसा कि आपको पता है कि जो भी प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के आईटीआई के जो छात्र हैं, उनका जो एग्जामिनेशन है वो 13 दिसंबर से होना कंफर्म हो गया है। तो हम लोग 13 दिसंबर को टारगेट रखते हुए डेली बाय डेली हम लोग क्या करेंगे, एक एक सेट का क्या करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि जो भी हमारा 13 से एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें एक भी क्वेश्चन छूटे ना हमारा। यानी अगर आप ये क्लास रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो आपको एग्जाम हॉल में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको देखने को इस क्लास से न मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसी परिपथ में एक अवयव के एकराश वोल्टता इसमें प्रवाहित धारा के रैखिक रूप से समानुपाती है, तब यह है एक। यानी किसी परिपथ में एक अवयव के एकराश वोल्टता इससे प्रवाहित धारा के रैखिक रूप से समानुपाती होती है। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन ही आपसे बोला जा रहा है कि अगर जो रेजिस्टेंस है, प्रवाहित जो धारा है, ठीक है, प्रवाहित धारा जो है आई, वो रैखिक रूप से समानुपाती होता है वोल्टेज के, अगर तो ये प्रोसेस किस में होगा, कैपेसिटर में होगा, ट्रांसफार्मर में होगा, प्रतिरोधक में होगा, या इंडक्टर में होगा, प्रेरक में होगा। तो जो आई समानुपाती भी होता है रैखिक रूप में, वो हमेशा क्या होता है, रजिस्टर में होता है, यानी प्रतिरोधक में होता है। कैपेसिटर में, ट्रांसफार्मर में और इंडक्टर में ऐसा कभी नहीं होता है। आई प्रोपोर्शनल भी जो लीनियर होगा वो हमेशा किस में होगा, प्रतिरोधक में होगा, रजिस्टर में होगा। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी, प्रतिरोधक। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केवल पैसिव डिवाइस का एक समूह है। निम्नलिखित में से कौन सा केवल एक पैसिव डिवाइस का समूह है। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि पैसिव डिवाइस क्या होता है। तो पैसिव डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो ऊर्जा की खपत करते हैं। ध्यान रखिएगा, पैसिव डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो ऊर्जा की खपत करते हैं, उत्पन्न नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी जो पैसिव डिवाइस होगा वो हमेशा ऊर्जा की क्या करेगा, खपत करेगा, वो ऊर्जा कभी उत्पन्न नहीं करेगा। अर्थात ऐसी युक्ति जो स्वयं विद्युत का प्रवर्धन नहीं कर सकते, यानी जो विद्युत का एम्प्लीफिकेशन नहीं कर सकते, निष्क्रिय युक्ति कहलाते हैं। निष्क्रिय युक्ति कहलाते हैं। अतः ट्रांसफार्मर, प्रतिरोधक, संधारित्र और प्रेरक, ये चारों पैसिव डिवाइस हैं। यानी अगर ट्रांसफार्मर हो गया, रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, ये सब के सब क्या है, पैसिव डिवाइस हैं। ठीक है। देखिए, एक नोट वाली एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि जितनी भी अर्धचालक डिवाइसेस होती हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं, जैसे डायोड हो गया, एफईटी हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ये सभी के सभी क्या होते हैं, सक्रिय अवयव यानी पैसिव डिवाइस होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पैसिव डिवाइस का जो आपसे समूह पूछा जा रहा है, तो वो क्या होगा आपका पैसिव डिवाइस का समूह। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसफार्मर, प्रतिरोधक, संधारित्र और इंडक्टर। ये क्या है, पैसिव डिवाइस का एक क्या है, समूह है। ये पैसिव डिवाइस का एक समूह है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद परिपथ में वोल्टता एवं धारा का अनुपात। यानी अगर कोई बंद परिपथ है तो उसमें वोल्टेज और धारा का जो अनुपात होगा वो क्या होगा। ठीक है। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिया है, परिवर्ती होता है, स्थिर रहता है, बढ़ता है और घटता है। तो देखिए, जो स्थिर प्रणाली सप्लाई के लिए बंद परिपथ की वोल्टता व धारा का अनुपात सदैव क्या होता है, स्थिर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो बी आंसर हो जाएगा।
यानी हमेशा ये क्या होगा, स्थिर होगा। अब जानते हैं क्यों स्थिर होगा, क्योंकि ओम के नियम के अनुसार परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा वोल्टेज के समानुपाती होता है। यानी प्रवाहित होने वाली जो धारा होगी वो समानुपाती होगी क्या, भी के, वोल्टेज के, प्रवाहित होने वाली धारा वोल्टेज के समानुपाती होता है तथा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी I इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 क्या होगा, R होता है। ठीक है, इसलिए वोल्टेज के बढ़ने पे धारा के मान में भी उसी अनुपात में वृद्धि होगी, क्योंकि प्रतिरोध का मान नहीं बदलता है। अतः हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि वोल्टता तथा धारा का अनुपात क्या होगा, स्थिर होगा। तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश की इकाई है, आवेश की इकाई है। तो जो आवेश की इकाई होती है वो क्या होती है, कूलाम होती है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन जो राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी, कूलाम। आवेश की इकाई क्या हो जाएगी, कूलाम हो जाएगी। अब देखते हैं एक कूलाम, एक कूलाम किसके बराबर होता है। तो जो एक कूलाम होता है वो 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, यानी 1 एम्पियर की धारा अगर 1 सेकेंड तक प्रवाहित होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 कूलाम बोलते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए है, धारा की इकाई क्या होती है। तो धारा की इकाई एम्पियर होती है। नेक्स्ट वोल्टेज की इकाई वोल्ट होता है। नेक्स्ट प्रतिरोध की इकाई ओम होता है। और बैटरी के दक्षता की इकाई एम्पियर घंटा तथा वाट घंटा होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बैटरी की इफिशियंसी की यूनिट पूछी जाए आपसे तो एम्पियर घंटा तथा वाट घंटा क्या होगा, होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति ओम के नियम का पालन करेगी। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रेक्टिफायर, उद्दीप्त लैंप, आर्क लैंप, जीनर, डायोड। इन्हीं में से पूछा जा रहा है कि कौन सी युक्ति ओम का नियम का पालन करेगी। तो देखिए इसमें से जो उद्दीपित लैंप है ओम के नियम का पालन करता है। ओम के नियम के अनुसार स्थिर भौतिक अवस्थाओं पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी I समानुपाती क्या होता है, V होता है। तो V बाई I बराबर क्या हो जाता है, R हो जाता है। V बाई I बराबर R हो जाता है। तो ये क्या करता है, उद्दीपित लैंप इसमें से जो होगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह केवल के कारण होता है, मतलब किसके कारण होता है। उदासीन आवेशों के कारण होगा, इलेक्ट्रॉनों के कारण होगा, धनात्मक आयनों एवं इलेक्ट्रॉनों के कारण होगा, या धनात्मक आयनों के कारण होगा। तो देखिए जो धातु चालक होता है, धातु चालक में धारा का प्रवाह केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। चालक में इलेक्ट्रॉन या विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होता है। एक बात आपको और ध्यान रखनी चाहिए कि जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होता है। कैसे, जैसे मान लीजिए ये आपका ये क्या है, परिपथ है, एक ये क्या है, परिपथ है। ठीक, इसमें से करंट का प्रवाह इधर की तरफ हो रहा है। तो हमेशा हमेशा जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे वो क्या होंगे, इसके विपरीत होंगे, यानी ये इधर से होंगे। यानी करंट इधर से जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इधर से आएगा। ठीक है, तो विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के हमेशा क्या होगा, विपरीत होगा। और जो धातु चालक में जो धारा का प्रवाह होगा वो किसके कारण होगा, केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो जो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित विद्युत धारा का मान निर्धारित करें जब प्रतिरोध के छोरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 36 वोल्ट है। यानी यहाँ पे आपका V की वैल्यू जो दिया है वो कितना दिया है, 36 वोल्ट दिया है। और 9 ओम के प्रतिरोध यानी R की जो वैल्यू है वो क्या दिया है, 9 ओम दे दिया है। ठीक,
तो विद्युत धारा का मान क्या करना है, आपका एम्पियर में आपको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए जो हमारा फार्मूला होता है ओम के नियम के अकॉर्डिंग भी वो क्या होता है, V इक्वल टू आई इंटू क्या होता है, R होता है। ठीक, तो यहाँ से हमको I की वैल्यू जब निकालना है तो V बाई क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, V बाई R। तो V की वैल्यू आपको दिया है 36 और R की वैल्यू दिया है 9। जब इसको डिवाइड करेंगे तो जो I की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 4 एम्पियर। ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 एम्पियर राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन ओम के नियम के लिए सही है। निम्न में से कौन सा कथन ओम के नियम के लिए सही है। पहला ऑप्शन दिया है ओम का नियम डायोड पर लागू होता है। दूसरा, ओम का नियम डायोड पर लागू नहीं होता है। तीसरा, ओम का नियम वोल्टेज नियंत्रक पर लागू होता है। और चौथा, ओम का नियम ट्रांजिस्टर पर लागू होता है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, आपको इसमें ये बताना है कि ये चारों ऑप्शन में से ओम का नियम किस पे लागू होता है। तो जो ओम का नियम होता है वो किस पे लागू होता है, डायोड पर लागू नहीं होता है। ओम का नियम डायोड पर लागू नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन ओम के नियम के लिए सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ओम का नियम डायोड पर लागू नहीं होता। ओम का नियम केवल रैखिक परिपथों पर लागू होता है, यानी जो लीनियर परिपथ होगा उसी पे ओम का नियम क्या करेगा, फॉलो करेगा। डायोड, ट्रांजिस्टर, एचसीआर आदि सभी अरैखिक युक्तियाँ होती हैं। तो ओम के नियम अनुसार भी अपान आई बराबर आर होता है, अर्थात किसी विद्युत नेटवर्क में भी अपान आई का अनुपात स्थिर होता है। तो इसलिए जो ओम का नियम होगा वो इसमें से क्या होगा, डायोड पर लागू नहीं होता है, डायोड पर लागू नहीं होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 10 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर वोल्ट में क्या होगा जब परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान 3.5 एम्पियर है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया है 10 ओम, यानी आर की वैल्यू क्या किया गया है, 10 ओम दिया गया है। आई का मान भी दे दिया गया है 3.5। तो यहाँ पे विद्युत विभवांतर वोल्ट में क्या होगा, यानी वी की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो जैसा कि आपको पता है V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है। तो I की वैल्यू 3.5 इंटू जो R हमारा दिया है वो कितना दिया है, 10 दिया है। R आपका कितना दिया है, 10। तो जो वोल्टेज निकल के आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 35 वोल्ट। तो 35 वोल्ट हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, परिपथ के किसी बिंदु को पार करने के लिए 40 कूलाम के आवेश को कितना समय लगेगा यदि बिंदु के माध्यम से बहती विद्युत धारा 8 एम्पियर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका Q की वैल्यू जो है, Q बराबर कितना दिया है, 40 कूलाम दे दिया है आपको। विद्युत धारा I बराबर भी आपको दे दिया है 8 एम्पियर। ठीक है, अब आपसे समय पूछा जा रहा है टी की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो जो आपका फार्मूला होता है वो क्या होता है, Q इक्वल टू आई इंटू टी। क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू टी। तो यहाँ से टी की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q बाई आई हो जाएगा। तो Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 और आई की वैल्यू 8। जब इसको डिवाइड करेंगे तो टी निकल कर कितना आ जाएगा आपका, 5 सेकेंड। ठीक है, 5 सेकेंड निकल के आ जाएगा। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है,
निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा एम्पियर के सर्किटल नियम को बताता है, यानी एम्पियर के सर्किटल नियम को इसमें से कौन सा बताता है। तो जो एम्पियर का सर्किटल नियम होता है उसको 5 BDL इक्वल टू मी सिग्मा आई, ऑप्शन जो आपका ए है ये क्या होता है, एम्पियर के सर्किटल नियम को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विद्युत शक्ति का सही व्यंजक है। निम्न में से कौन सा विद्युत व्यंजक का सही विद्युत शक्ति का सही व्यंजक है, यानी पावर का यहाँ पे आपसे सही फार्मूला क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो P बराबर वी आर, ये तो होगा नहीं। P बराबर V बाई आर, ये भी नहीं होगा। P बराबर V स्क्वायर आर, ये भी नहीं होगा। P बराबर जो होता है वो क्या होता है, V स्क्वायर बाई आर, ये आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर होगा इसका, ये सही फार्मूला होता है। तो ऑप्शन जो होगा यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओम के नियम का विवरण है। दिया है वोल्टेज हमेशा विद्युत धारा के बराबर होता है, वोल्टेज विद्युत धारा के व्युत्क्रमानुपाती है, विद्युत धारा वोल्टेज के सीधे अनुपातिक है, विद्युत धारा वोल्टेज पर निर्भर नहीं होता है। तो ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा जो होता है वो वोल्टेज के सीधे क्या होता है, सीधे अनुपातिक होता है या समानुपाती होता है। ठीक है, तो विद्युत धारा वोल्टेज के सीधे क्या होगा, अनुपातिक होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसके लिए लागू होता है। ओम का नियम निम्न में से किसके लिए लागू होता है। चर और अचर तापमान, अचर तापमान, चर तापमान, विकल्पों में से कोई भी। तो जो ओम का नियम होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए लागू होता है। इस नियमानुसार V बाई आई का अनुपात एक नियतांक R होता है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर यानी अचर तापमान के लिए ओम का नियम क्या होता है, लागू होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है निम्न में से कौन गतिहीन है। निम्न में से कौन गतिहीन है। पहला ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉन, दूसरा दिया है छिद्र यानी होल्स, तीसरा दिया है आयन और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आयन जो होता है वो क्या होता है, गतिहीन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन एवं होल गतिशील होते हैं। अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी का मान होल की मोबिलिटी से भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो गतिहीन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आयन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एक 16 ओम प्रतिरोध द्वारा क्षय विद्युत शक्ति का निर्धारण करें जब प्रतिरोध के अंतों के बीच वोल्टेज अंतर 32 वोल्ट हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो दिया है वैल्यू, वो वैल्यू यहाँ पे आपको दिया है आर। जो आर की वैल्यू आपको दिया है वो दिया है 16 और भी जो दिया है वो क्या दिया है 32। ठीक है, तो आपसे पावर जो पूछा जा रहा है पी, तो पी बराबर अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं V स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो V स्क्वायर यानी 32 इंटू 32, 32 डिवाइड बाई 16, तो 16 से 32 दो बार में कट जाएगा और 32 इंटू 2 कितना हो जाएगा 64। तो जो पावर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 64 वाट। तो जो हमारा राइट आंसर आएगा वो कितना होगा 64। उम्मीद कर रहे हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 5 ओम के प्रतिरोधक द्वारा कितनी ऊर्जा वाट में को क्षय किया जाएगा जिसमें विद्युत धारा का मान 2 एम्पियर है। जिसमें विद्युत धारा का मान 2 एम्पियर है।
यहाँ भी देखिए आपका आर बराबर दिया है 5, ठीक है, और विद्युत धारा आई दिया है कितना 2, आर और आई का मान दिया है। तो जो शक्ति होता है पी बराबर होता है आई स्क्वायर इंटू आर। तो जो आई स्क्वायर है वो 2, यानी 2 का स्क्वायर 4, और इंटू आर कितना है 5। तो जो पावर निकल के आएगा कितना आएगा 20 वाट। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रतिरोध का बीमा क्या है। निम्नलिखित में से प्रतिरोध का बीमा क्या है। तो जो प्रतिरोध का बीमा है होता है वो क्या होता है, mL²/Q²T। जो ऑप्शन ए होगा वो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का बीमा हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा प्रतिरोध का बीमा हो जाएगा। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। ये जो 20 क्वेश्चन है ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो मैंने क्वेश्चन उठाया है ये खुद ही एक अपर लेवल क्वेश्चन है, और आपके आईटीआई में अपर लेवल क्वेश्चन न पूछ के मीडियम लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि हम लोग अपर लेवल के क्वेश्चन के बेसिस पे तैयारी करते हैं तो हमारे जितने भी मिडिल या मीडियम क्वेश्चन है सब इसके अंदर क्या होंगे, आते जाएंगे। तो जितना भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपको इस क्लास से बाहर देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपका जो टारगेट 13 दिसंबर है वो क्या हो, आपकी मुट्ठी में हो। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद।